हाँ देखो बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है हिंदी मीडियम क्लास 11th एनसीईआरटी 18th नंबर का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख रखा है क्या? शरीर द्रव तथा परिसंचरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बोलते हैं। आप लोग इसमें अपना क्वेश्चन कर सकते हैं बीच बीच में। इसमें लिख रखा है कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट है 18.1 रुधिर। ठीक है, हम इसमें ब्लड को कवर करेंगे, इसके अलावा इसके साथ साथ लसिका को कवर करेंगे, परिसंचरण पथ को कवर करेंगे। परिसंचरण पथ मतलब जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो रुधिर के साथ साथ या लसिका के साथ साथ शरीर में कैसे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेंगे, उसी को हम लोग परिसंचरण पथ कहते हैं। परिसंचरण पथ को कवर करेंगे। हम लोग का शरीर जो है, हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो द्विपरिसंचरण है। ठीक है, द्विपरिसंचरण है। इसका मतलब हम लोग के शरीर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त और गैर ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है बहता रहता है, परिसंचरित होता रहता है, और दोनों आपस में कभी भी मिश्रित नहीं होता, मिक्स नहीं होता। ऐसे परिसंचरण को हम लोग द्वितीय परिसंचरण या द्विपरिसंचरण कहते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हृदय क्रिया पढ़ने वाले, हृदय कैसे काम करता है, ठीक है, और उसका कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा इसमें, वो होगा परिसंचरण से संबंधित रोग, यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डिजीज को हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान देखिए। अब तक आप सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण एवं आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, आज के डेट में ये है कि हम लोग पहले जानते हैं, सेल पढ़े थे और इसमें बताया गया था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, उसका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिकाएं तीन तरह की होती हैं डोमेन के अनुसार, आर्कियोटा, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। क्लियर? तो हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिकाओं को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पोषण एवं इसके साथ ही साथ आ, ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कुछ कोशिकाओं को चाहिए होता है, सेल्स को चाहिए होता है। आगे लिखा बेटा, ऊतकों को सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। याद रखो बेटा, जो हम लोग के शरीर में जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उसमें कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ बनते रहते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते रहते हैं, जिनका उपयोग हमारा शरीर नहीं करता। तो उन रासायनिक पदार्थों को शरीर में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सो टाइम टाइम पर उनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन्हीं में से एक रासायनिक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, और श्वसन तंत्र के थ्रू हम लोग कार्बन CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। अतः इन पदार्थों का कोशिकाओं तक चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। याद रखो बेटा, दो तरह के पदार्थ की बात हो गई, एक हो गया पोषक पदार्थ, एक हो गया पोषक पदार्थ, और दूसरा हो गया आपके गैसेज। तो इनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। ठीक है, इसके लिए एक क्रियाविधि का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में इस रीडिंग में बात कर रहा है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। याद रखो बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, अलग अलग जीवों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उनके शरीर में रासायनिक पदार्थों का और गैसों का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर गमन के लिए अलग अलग तरीके विकसित हो गए हैं, जिनको हम लोग अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ते हैं। जैसे सरल प्राणी, सरल सिंपल प्राणियों के बारे में बात हो रहा है, स्पंज के बारे में बात हो रहा है, सिलेंट्रेटा के बारे में बात हो रहा है। बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। अगर इन प्राणियों को देखोगे तो शरीर के बाहर से पानी को शरीर में पहुंचाते हैं, जिससे कोशिकाओं द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। चूंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, ये प्राणी जो है, वो स्पंज हो या सिलेंट्रेटा का कोई भी मेंबर हो। सिलेंट्रेटा का मेंबर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा, ओबिलिया हो जाएगा। और स्पंज का मेंबर कौन सा हो जाएगा? तो ल्यूकोसोलिनिया हो जाएगा, साइकॉन हो जाएगा। ये सब स्पॉन्जेज हैं, ये सीधे सीधे पानी में रहते हैं और अपने लिए जो पोषक पदार्थ हैं एज वेल एज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, सीधे इन्वायरमेंट से लेते हैं और इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रदान कर देते हैं। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। याद रखो बेटा, जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्राणी हैं, जो जटिल है, जैसे हम लोग स्वयं जटिल प्राणी हैं, जैसे मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रुधिर इस उद्देश्य का काम करने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। हम लोग के शरीर में एक तरल है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड, दूसरा है लसिका। अगर हम लोग बात ब्लड की करें या रुधिर की करें, तो रुधिर के द्वारा यानी रक्त के द्वारा हम लोग के शरीर में पोषक पदार्थ
इसके साथ ही साथ गैसें जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो रुधिर इसमें काम कर रहा होता है। एक अन्य शरीर शरीर द्रव लसिका भी कुछ अन्य विशिष्ट पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। याद रखो बेटा, एक का नाम ले लिया उसने क्या, रुधिर, और दूसरे का नाम क्या ले लिया, लसिका। ये दोनों जो रासायनिक पदार्थ हैं ये पोषक पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर में हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब क्या लिख रखा है इस एनसीईआरटी में, इस अध्याय में आप रुधिर इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका ऊतक के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन मतलब होता है बनावट, किस किस तरह के कंपोजिशन से मिलकर के लसिका बना हुआ है और किस किस तरह के घटक से मिलकर के कंपोनेंट से मिलकर के क्या बना हुआ है, तो रुधिर बना हुआ है। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। इस चैप्टर में आप ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे कि हम लोग के शरीर में रुधिर का परिसंचरण यानी ब्लड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये हम लोग की नेक्स्ट रीडिंग जो है वो ब्लड ही है, रुधिर ही है। ठीक है, रुधिर को इंग्लिश में हम लोग ब्लड कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ठीक है, किस तरह का ऊतक है, तो ऊतक चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि रक्त जो है, रुधिर जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है, यह बह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें द्रव्य अधात्री या प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं। याद रखो बेटा, ब्लड में, रुधिर में मैट्रिक्स होता है और उसका मैट्रिक्स तरल है। ठीक है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसके साथ साथ और भी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि ब्लड की जब बात करोगे तो ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं पाई जाती हैं और मैट्रिक्स पाया जाता है। कणिकाएं भी दो तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जो रक्त का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और नेक्स्ट रीडिंग ब्लड प्लाज्मा ही है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग की ब्लड प्लाज्मा ही है और ब्लड प्लाज्मा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। याद रखो बेटा, प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। प्रद्रव्य मतलब प्लाज्मा। जो मैट्रिक्स है वो हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। ठीक है, जो पूरे टोटल ब्लड है उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्रद्रव्य में 90 टू 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इसको याद रखना बेटा, ये किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है परसेंट जो होता है वो पानी होता है, एज वेल एज 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन होता है। 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन होता है। हो गया। इसके साथ नेक्स्ट रीडिंग है फाइब्रिनोजेन। जो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में है, तो जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजेन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है। ठीक है, याद रखो बेटा, ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं तो आप इसको याद करेंगे और बताएंगे। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं बेटा। अब बात आ रहा है कि फाइब्रिनोजेन किस काम में आता है। फाइब्रिनोजेन जो लिखा हुआ है क्या किस काम में आता है, तो फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने या स्कंदन करने में होती है। याद रखो बेटा, जो फाइब्रिनोजेन है वो ब्लड को क्लॉट बनाता है, ब्लड का क्लॉट बनाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन का उपयोग जो है शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के लिए करता है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए करता है। अगर किसी प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या कोई एंटीजन प्रवेश करता है, तो जो ग्लोब्यूलिन है उससे हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में। और जो एल्ब्यूमिन है इसका उपयोग परासरणीय संतुलन के लिए होता है। परासरणीय संतुलन यानी किसी कोशिका में कोई रासायनिक पदार्थ कम या ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कोशिका के अंदर से बाहर निकालने या कोशिका के बाहर से अंदर लाने में मदद करता है। इसी को हम लोग परासरणीय संतुलन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा जो है, एक प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनियम आयन, क्लोराइड आयन इत्यादि भी पाए जाते हैं। फिर से ध्यान देखो, प्लाज्मा में कुछ खनिज आयन भी पाए जाते हैं। कौन कौन से आयन के बारे में बात कर रहा है, तो बात कर रहा है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन भी पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं शरीर में संक्रमण की अवस्था होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। याद रखो बेटा, शरीर में संक्रमण की अवस्था होने के कारण रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है और लिपिड भी पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में पाए जाते हैं। याद रखो बेटा, रुधिर हमारा जरूरत पड़ने पे अगर कहीं चोट लगता है और ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तो अपने आप स्वतः वह जम जाता है। इसको हम लोग स्कंदन कहते हैं। स्वतः जम जाता है, इसको हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक है,
और स्कंदन करने के लिए ढेर सारे कारक होते हैं बेटा। खून के जमने के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 13 कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये 13, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया फाइब्रिनोजेन जो थक्का बनाता है, वो उन 13 कारकों में से एक कारक है। ठीक है, तो 13 कारक हैं, उसमें से एक कारक है फाइब्रिनोजेन। बचे हुए 12 कारक जो हैं वो भी प्लाज्मा में ही मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। हो गया। बिना थक्का या बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो बचा हुआ जो प्लाज्मा है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। याद रखो बेटा, उसे हम लोग सीरम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, ठीक है, वो टॉपिक संगठित पदार्थ यानी कंपोजिशन पे होगा कि ब्लड में, रुधिर में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, जल्दी इसको अपलोड कर देंगे।